जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जो आपका अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगा है। किसका लगा है? तो याद रखेंगे जो सभी साथियों का 17 अप्रैल को अग्निवीर आर्मी जीडी का पेपर लगा है, उसके लिए जीएस जीके की अति महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न पूछने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं टॉप 30 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से निवेदन है आप लोग जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जो भी विद्यार्थी आपका अग्निवीर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज हम क्या देखेंगे? तो 17 अप्रैल की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अग्निवीर के क्या देखेंगे? 2023 की जो भर्ती है आपकी, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है आई विल सक्सेस इन लाइफ। क्या कह रहा है? आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। साथी, कहने का अर्थ है कि मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। जीवन में सफलता तो प्राप्त करूंगा। क्या करूंगा? मैं जीवन में सफलता तो प्राप्त करूंगा, जल्दी ही नहीं, यानी कि जल्द ही नहीं परंतु देर से सही, लेकिन करूंगा ज़रूर। इमीडिएटली यानी कि तुरंत नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली यानी कि मिलेगी ज़रूर। ठीक है, मिलेगी ज़रूर, सफलता मिलेगी ज़रूर। इसलिए आप सभी को प्रयत्न करना है, बार बार कोशिशें करना है, आपको हार मान के नहीं बैठना। आपके पास यदि अंतिम प्रयास भी रह जाता है, परीक्षा देने के लिए अंतिम प्रयास भी रह जाता है, तो भी आप उसमें प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके अंतिम प्रयास से ही आपको सफलता मिल जाए। तो आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। जल्द ही पास तो नहीं होऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होऊंगा। ठीक, एक ना एक दिन ज़रूर होऊंगा। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो आज हम क्या देखने वाले हैं सभी को बता दें। इंडियन आर्मी, जो आपका इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का पेपर है प्रीवियस ईयर का, इसको हम देखने वाले हैं, जिसमें टॉप 30 आपके जीके जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है हमसे, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है साथी? याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से प्रश्न है। बात करें साथी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो इसकी तारीख हो जाएगी 7 अप्रैल। क्या हो जाएगी? याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो याद रखेंगे सभी साथी कि हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, सर 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948। कब साथी? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948। कब? 1948 में WHO की स्थापना होती है। किसकी? तो याद रखेंगे जो WHO है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसी कारण क्या मनाते हैं हम? इसी कारण हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें WHO की, तो इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखेंगे जिनेवा में। कहाँ पर? सभी साथी याद रखेंगे जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें 7 मई की, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है, एथलेटिक्स दिवस होता है, ये 7 मई को मनाते हैं। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें 1 अप्रैल की, तो आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मूर्खता दिवस। ठीक है, पश्चिमी देश इसको मनाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। मूर्खता दिवस यानी कि फूल डे मनाते हैं 1 अप्रैल को। इसके अलावा 1 मई को मनाते हैं साथी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? जो आपका मजदूर होता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है, मजदूर के लिए इसको मनाया जाता है। बात करें मजदूर ऑर्गेनाइजेशन की, ILO यानी कि याद रखेंगे जो आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 मई 1919 को होती है। कब होती है? 1 मई 1919 को होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, और वर्साइल की संधि के तहत होती है। इसी कारण 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे भी मनाते हैं। और लेबर डे की बात करें तो इसका मुख्यालय, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपका जिनेवा में है। WHO का भी जिनेवा में है। WHO का विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी ने शुरू किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। यानी कि कौन सा ऐसा साल था जब गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया? आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। तो सभी साथी याद रखेंगे वर्ष 1920 में।
कब? तो याद रख लेंगे वर्ष 1920 में 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त 1920 को हमने क्या बनाया था, क्या चलाया था? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता। इसका कारण क्या था? तो 1919 में एक रोल एक्ट आया था। क्या आया था? याद रखेंगे 1919 में एक रोल एक्ट आता है। इसके विरोध में हो जाता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हो जाता? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इसमें हजारों व्यक्तियों की, निर्दोषों की जान चली जाती है। इस कारण रोल एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की बात कही थी। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे जिस दिन ये चालू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, किसकी? याद रखेंगे इसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बात करें 1922 की, तो 1922 में आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, चौरी चौरा घटना होती है। क्या होती है? जो आपकी चौरी चौरा घटना है, चौरी चौरा घटना है, ये हो जाती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाती है। इसी कारण आपका असहयोग आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी के द्वारा, इसको वापस ले लिया जाता है। और 1940 में क्या हुआ था सर? तो याद रखेंगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक इज ए काइंड ऑफ, यानी कि कयक क्या है? ये कयक, कवक नहीं है, देखो यहाँ पर कयक ही है। ठीक है, ये कयक क्या है? तो सभी साथी याद रखेंगे ये एक प्रकार की नाव होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की नाव होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कयक क्या होता है? एक प्रकार की नाव होती है। और ये कैसी नाव होती है? तो आपने देखा होगा जो आपकी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनमें पहाड़ों के बीच से लोग चलाते हुए नाव निकलते हैं तेज धारा में, और इस तरह से वो नाव होती है। इस तरह से कुछ यहाँ पर व्यक्ति बैठा होता है, उसके हाथ में दोनों साइड चंपू होता है। ठीक है, उसके हाथ में दोनों साइड चंपू होता है, और वो तरा ऊपर लहरों में उड़ते हुए जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कायक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कायक कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी? नाव हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? क्या कह रहा है? जो नासिक है साथी, ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ऊपर मिलेगा, इसका आंसर लगा लीजिए आप गोदावरी। क्या लगाएंगे आप लोग? इसको अच्छे से लगा लेंगे। जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के नासिक से ही निकलती है। तो जो आपका नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम नर्मदा की, किसकी? जो आपकी नर्मदा नदी है, इसमें याद रखेंगे इसके किनारे 2 शहर स्थित हैं। आपने अभी तक जबलपुर को पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपको आज हम एक और शहर बताएंगे जो आपका इसी नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो नासिक है, सॉरी, जो आपका ये नर्मदा नदी है, इसके किनारे पहला तो आपका जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे बड़ौदरा। क्या याद रखेंगे? गुजरात में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बड़ौदरा, और बड़ौदरा किस नदी के किनारे है? ये कहाँ पर? गुजरात में है, और ये भी आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करें साथ ही कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी में आपका हो जाएगा विजयवाड़ा। क्या हो जाएगा? आप याद रखेंगे जो विजयवाड़ा शहर है, ये विजयवाड़ा शहर आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मिलता है, और ये आपका किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। तो हमने कितने प्रश्न देखे? एक आपका नासिक जो गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा, दूसरा कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा शहर, नर्मदा के किनारे 2 शहर याद रखेंगे, पहला जबलपुर और दूसरा आपका बड़ौदरा जो कि गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का, क्या कह रहा है? भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? क्या कह रहा है? भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? यानी कि इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप। भारत का ऐसा कौन सा जहाज है जो आपकी नौसेना के सैनिक बनते हैं, जो आपके नेवी में लगते हैं नौसेना के सैनिक, इनको जो प्रशिक्षण देता है वो कौन सा एक जहाज है? तो याद रखेंगे जो आपका INS तरंगिणी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? INS तरंगिणी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बात करें INS तरंगिणी की, तो इसको 1997 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। कमीशन का अर्थ क्या होता है? शामिल होना, और यदि कमीशन के आगे डी लगा दे तो यानी कि डी कमीशन की बात करें तो ये हो जाता है बाहर। क्या हो जाता है? डी कमीशन में क्या हो जाता है? ये आपका बाहर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कमीशन की बात 1997 में भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था, जो आपका INS तरंगिणी है, जो अभी तक भारतीय नौसैनिकों को क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। ये भी अभी
अभी भी आपका सेना में शामिल है, इसको याद रखेंगे। बात करें साथी INS विराट की, INS विराट क्या था, तो ये एक विमान वाहक पोत था। क्या था, तो याद रखेंगे सभी साथी, जो आपका ये INS विराट था, ये आपका एक विमान वाहक पोत था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विमान वाहक पोत INS विराट। और जो INS विराट था, इसको 1997, कब, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1997 में क्या कर दिया था, तो डी कमीशन कर दिया था। अभी हमने बताया डी कमीशन क्या होता है, बाहर होना, और कमीशन शामिल होना। INS गरुड़ की बात करें तो यहाँ पर INS काट दीजिए, गरुड़ की बात कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका एक हवाई अड्डा है। नौसेना का क्या क्या है, तो याद रखेंगे जो भारतीय नौसेना है, इसका कोच्चि में स्थित हवाई अड्डा है INS गरुड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दुनिया की सबसे लंबी नदी, क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा, जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें बहती है आपकी अमेजन नदी। और बात करें इसके उद्गम की, किसकी, तो याद रखेंगे यदि इसका उद्गम पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले आपसे, इसका उद्गम पूछ ले, तो उद्गम में आप याद रखेंगे ये पेरू में इसका उद्गम होता है। कहाँ पर, जो आपका पेरू है, क्या है साथी, याद रखेंगे जो आपका पेरू देश है, पेरू देश में इसका उद्गम होता है। और एंडीज पर्वतमाला, कौन सी, जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला में इसका उद्गम होता है। और जो ये आपकी अमेजन नदी है, ये ब्राज़ील से होकर बहती है, ब्राज़ील में सर्वाधिक बहते हैं, इसलिए इसको ब्राज़ील की राष्ट्रीय नदी कहते हैं। और अमेजन नदी में ब्राज़ील में ही क्या है, अमेजन वर्षा वन है, जो दुनिया को 20% अकेले ऑक्सीजन का निर्वहन करते हैं। जो आपके अमेजन वर्षा वन है, अमेजन नदी पर ब्राज़ील में, ये दुनिया को अकेले दम पर क्या देते हैं, तो याद रखेंगे 20% आपकी ऑक्सीजन देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो ये आप इसमें आपका क्या है, USA, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर क्या आता है, आपका USA आता है। इसके अलावा अफ्रीका में एक नदी है, नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे साथी कह रहा है कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है, यानी कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है, शेड्यूल दैट द डील ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऐसी कौन सी अनुसूची है। देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनुसूची मिलेगा, लेकिन हिंदी में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है, दस्तावेज। तो याद रखेंगे जो आपकी 8वीं शेड्यूल है, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। मूल संविधान में ये अंतिम अनुसूची थी और इसमें 14 भाषाएं थी। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। 71वां संविधान संशोधन होता है, नेपाली, मणिपुर, कोकरी जोड़ी जाती है। और इसके बाद आपका होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी जाती हैं। इसके अलावा याद रखेंगे 9th शेड्यूल, याद रखेंगे ये साथी आपका भूमि सुधार से है, किससे, आपका भूमि सुधार से संबंधित कौन हो जाएगा, 9th शेड्यूल। इसके अलावा आप बात करें 11वें शेड्यूल यानी कि 11वें शेड्यूल की, तो इसमें हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, ये किसमें है, तो याद रखेंगे ये आपकी 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी जाती है। और ये आपकी 11वीं अनुसूची बनती है, 1993 में 24 अप्रैल को लागू होती है। और ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगी, क्या, 11वीं अनुसूची। और ये भी याद रखेंगे जो ये 11वीं अनुसूची है, इसमें 29 विषय हैं। कितने, 29 विषय हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, ऐसी कितनी कमानें हैं जो भारतीय सेना में शामिल है वर्तमान में। तो याद रखेंगे भारतीय सेना के पास कुल 7 कमानें हैं वर्तमान में। कितनी, सभी याद रखेंगे, भारतीय सेना की 7 कमानें हैं। इसके अलावा बात करें नेवी की, किसकी, देखो ये तो बात हो गई आर्मी की। और नेवी की बात करें तो याद रख लेंगे नेवी में आपके पास 3 कमानें हैं, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्यों, तो याद रखेंगे पूर्वी कमान आपकी ये बंगाल की खाड़ी देखती है, और इसके बाद जो पश्चिमी कमान है ये आपकी अरब सागर देखती है, और हिंद महासागर कौन देखती है, आपकी दक्षिणी कमान। इसलिए 3 कमानें हैं भारतीय नौसेना में, ठीक है, नेवी के पास। और बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के पास आपकी 7 कमान है। कितनी, एयरफोर्स के पास भी 7 कमान है। और एयरफोर्स का जो हेड क्वार्टर है ये आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर, जो आपका न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में क्या हो जाएगा, एयरफोर्स का हेड क्वार्टर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है साथी, याद रखेंगे जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये आपका वर्तमान की दृष्टि से उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा,
उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा वर्तमान में इसका नया नाम जिम कॉर्बेट के स्थान पर बन गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या बन गया है? यदि पूछ रहे रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट या फिर हेली, इसका आंसर तीनों का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की तो सभी साथी को पता होगा, यहाँ पर एकमात्र लखीमपुर खीरी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा झारखंड में बात करेंगे तो यहाँ पर भी एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो छत्तीसगढ़ है इंद्रावती नेशनल पार्क हो जाएगा। और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका झारखंड में। उत्तराखंड में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और आपका रामगंगा, हेली या जिम कॉर्बेट, ये तीनों एक ही नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? क्या कह रहा है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे जो रियाल है। क्या है? सऊदी रियाल है, इसकी मुद्रा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें दीनार की तो सभी साथी याद रखेंगे ये कुवैत की मुद्रा है। कहाँ की? जो आपका कुवैत देश है, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? कुवैती दीनार हो जाएगी। और ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। वर्तमान में इसकी कीमत 265 रुपये है। एक मुद्रा एक रुपये, जो एक कुवैती दीनार है, इसकी कीमत कितनी है? 265। डॉलर, पाउंड और यूरो सभी से महंगी है ये। इसके अलावा बात करें लीरा की तो लीरा की बात करें साथी, इसको भी याद रखेंगे आप। लीरा आपकी हो जाएगी टर्किये की मुद्रा। कहाँ की? जो आपका तुर्किया देश नया बना है, इसका पुराना नाम क्या था? तुर्की था, अभी इसको टर्किये कहते हैं। तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? टर्कियन लीरा इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पहली जो महिला गवर्नर थी, राज्यपाल थी, वो कौन थी? तो याद रखेंगे जो आपकी सरोजनी नायडू है। जो आपकी सरोजनी नायडू है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1947 से लेकर के 1949 तक उत्तर प्रदेश, यानी कि उस समय इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? तो याद रखेंगे इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संयुक्त प्रांत उस समय नाम था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश हो चुका है। और इसकी पहली महिला क्या रही थी? तो गवर्नर रही थी। इंपॉर्टेंट है, 1947 से 1949 तक। इसके अलावा बात करें साथी हम किसकी, तो याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित की। तो ये पंडित नेहरू की बहन थी। कौन थी? जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी की बहन थी। और ये यूएनओ की, किसकी? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो होती है, यूएनओ का एक अंग है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फर्स्ट लेडी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इज कॉल्ड विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और 1953 में, ये भी याद रखेंगे, पूछ लेगा कब बनी थी, तो 1953 में ये क्या बनी थी? ये यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की क्या बनी थी? यूएनजीए। ठीक है, यूएनएससी नहीं, यहाँ पर आप यूएनजीए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? यूएनजीए। ठीक है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है, यहाँ पर यूएनएससी हो गया, माफी चाहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा हमने क्या क्वेश्चन देखा? गवर्नर की बात करें तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? जो आपकी सुचेता कृपलानी जी थी, ये क्या थी? ये आपकी पहली महिला सीएम थी। और ये भी कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक की बात करें तो बीएस नायपॉल, आर.के. नारायण या टैगोर या चार्ल्स डिकेंस। तो याद रखेंगे जो आपके आर.के. नारायण है। कौन? जो साथी आपके आर.के. नारायण हैं, इनके द्वारा गाइड पुस्तक को लिखा गया था। इसके अलावा टैगोर जी के बारे में याद रखेंगे 1913 में। कब? 1913 में इनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल मिला था। क्या मिला था? साहित्य का नोबेल मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। किसका? तो याद रखेंगे जो साहित्य है, साहित्य का नोबेल किसे मिला था? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल जाएगा। कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए मिला था? तो इनका एक कविता संग्रह था गीतांजलि। क्या था? जो आपका गीतांजलि कविता संग्रह था, इसके लिए क्या मिला था इनको मिला था साथी आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पाने वाले ये भारत के ही नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सर्वोच्च बल के कमांडर होते हैं, यानी कि जो सशस्त्र बल होता है इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सभी साथी याद रखेंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये तीनों सेनाओं का। किसका? तो याद रख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। जो तीनों सेनाएं होती हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनकी तीनों का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे
आप लोग इनको याद रखेंगे, ये कौन हो जाएंगे आपके महामहिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हो जाएंगे, महामहिम हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति। और वर्तमान में सभी को पता होगा राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हो जाएंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति है। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और इसके अलावा याद रखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में हर कोई जानता होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है साथी, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे, जो बाबर और इब्राहिम था, कौन था, जो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी था 1526 में। कब, ये भी याद रखेंगे 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट लड़ी जाती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी जाती है, 1526 में लड़ी जाती है, बाबर और इब्राहिम के बीच। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन्होंने 1191 और 1192 दो युद्ध लड़े थे, जिनमें पहले में पृथ्वीराज और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है, दूसरे में मोहम्मद गौरी और पहले में पृथ्वीराज जीता था। इसके अलावा बात करें नादिर शाह और मोहम्मद शाह की, तो याद रखेंगे इनके मध्य युद्ध होता है आपका 1739 में। कब होता है, 1739 में युद्ध होता है। इसे हम करनाल का युद्ध कहते हैं। किसका, याद रखेंगे, जो आपका करनाल हरियाणा में पड़ता है, इसका युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें आपका नादिर शाह जीता था और इसने पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, याद रखेंगे, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ था, नादिर शाह का युद्ध हुआ था। इसके अलावा क्लाइव और सिराजुद्दौला की बात करें तो सभी साथी याद रखेंगे, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं और सिराजुद्दौला, इनके मध्य 1757 में एक युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, जिसका नाम क्या था, प्लासी का युद्ध। क्या नाम था, प्लासी का युद्ध था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसमें कौन जीतता है, तो आपका क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। जो सिराजुद्दौला का आपका सेनापति था मीर जाफर, क्या नाम था, याद रखेंगे, सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता था मीर जाफर। इसने क्या कर दी थी, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी थी और इसी जाफर का एक पुत्र था, उसी ने सिराजुद्दौला को पीछे से जाकर हमला करके मार दिया था। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथी, याद रखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो याद रखेंगे मलेरिया किसके कारण होता है। क्या कह रहा है, जो आपका मलेरिया है, ये मलेरिया रोग है, किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे, जो एक प्रोटोजोआ होता है, परजीवी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसको हम परजीवी नाम से जानते हैं। किस नाम से, जो आपका परजीवी होता है, प्रोटोजोआ होता है, इससे क्या होता है, मलेरिया होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एनाफ्लीज मच्छर, मादा मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा बात करेंगे हम जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। किसके, याद रखेंगे, जो आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जैसे आपका हैजा, क्या, जो आपको हैजा होता है, हैजा के अलावा आपको क्या होता है, निमोनिया होता है। इन दो क्वेश्चनों को याद रखेंगे, हैजा निमोनिया, हैजा और निमोनिया, ठीक है, हैजा निमोनिया। इसके अलावा आपका तपेदिक हो जाएगा और टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका। और इसके अलावा आप याद रखेंगे प्लेग, किसको याद रखेंगे, एक आपका प्लेग भी भीषण महामारी होती है, ये किससे होती है, जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम कवक से वायरस से होने वाले रोग। किससे, वायरस से होने वाले रोगों की बात करें तो इसमें आपका एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका एड्स होता है, किसके कारण होता है, तो ये शारीरिक संबंध बनाने से होता है एड्स, इसको अच्छे से याद रखेंगे, वायरस के कारण होता है। HIV, ह्यूमन पेपिलोमा करके वायरस होता है, HIV वायरस होता है, इसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। इसके अलावा याद रखेंगे रेबीज, कुत्ते बंदर बिल्ली के काटने से रेबीज भी होता है, ये भी आपका वायरस के कारण होता है। इसके अलावा खसरा, खसरा के बारे में सुना होगा, खसरा भी किससे होता है, वायरस से होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, जो आपके चेचक होते हैं, क्या होते हैं, चेचक, छोटी माता इस तरह से होते हैं, ये आपके किससे होते हैं, ये भी याद रखेंगे, आपके वायरस से। और जो गलसुआ होता है, ये भी आपका किससे होता है, तो याद रखेंगे वायरस से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप एक दो बार परीक्षा से पहले जरूर देखेंगे इसको, कोई ना कोई क्वेश्चन इस परीक्षा से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गारंटी है इस क्लास से छपने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो या GS जीके से रिलेटेड हो, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बांझ विटामिन का नाम बताइए, यानी कि जो आपका एंटी स्टेराइल विटामिन होता है उसका नाम क्या है, जिससे क्या नहीं होता है, तो याद रखेंगे, जिससे बच्चा नहीं होता है। माताओं में क्या कहते हैं, बांझ विटामिन कौन सी होती है जिसके कारण हो जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन जो ई होता है, क्या होता है, जो आपका विटामिन ई होता है, देखो इसको हम कहते हैं स्किन साइन का विटामिन। किसका, स्किन
स्किन साइन का विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो याद रखेंगे, आपने बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो आपकी सुंदरता दिखाने के लिए क्या कर लेती हैं, स्किन साइन यानी कि त्वचा के लिए विटामिन ई की गोलियां खा लेती हैं। इससे क्या हो जाता है साथी, इससे माताओं के गर्भ में बच्चा बनना बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए सुंदरता पर ध्यान न दें, अपने परिवार पर ध्यान दें। सभी बहनों से निवेदन है कि सुंदरता पर ध्यान न दें, इससे क्या हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ई जो होता है इसको स्किन साइन का विटामिन कहते हैं। इसी कारण क्या होता है, बांझपन भी आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए में आप याद रखेंगे साथी, जो विटामिन ए होता है इसमें क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। जो रतौंधी होता है ये किससे होता है, विटामिन ए से होता है। इसको क्या कहते हैं, तो रेटिनॉल के नाम से वैज्ञानिक इसका नाम है, यह भी याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम विटामिन के की, किसकी, विटामिन के की बात करें तो याद रखेंगे विटामिन के में क्या होता है, इसको कहते हैं रक्त का थक्का न जमना। क्या कहते हैं, जब इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का क्या हो जाता है, जमना बंद हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा साथी याद रखेंगे जो विटामिन डी है इसको क्या कहते हैं, सनसाइन का विटामिन कहते हैं। जो आपका सनसाइन का विटामिन होता है इसको क्या कहते हैं, सनसाइन का, यानी कि सूरज से प्राप्त होने वाला। वहां पर हमने क्या देखा था विटामिन ई में, वो स्किन साइन का, यानी कि स्किन का मतलब होता है त्वचा। त्वचा को चमकाने के लिए जो विटामिन की गोलियां खाई जाती हैं ये आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। और जो सनसाइन का विटामिन होता है, सूरज से प्राप्त होने वाली सुबह की लाल रोशनी में क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इसको याद रखेंगे। इससे की कमी से आप बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमलेसिस। क्या हो जाता है, जो आपका ऑस्टियोमलेसिस है, ऑस्टियोमलेसिस किससे हो जाता है, इससे बड़ों में होता है। और रिकेट्स किस में होता है, तो याद रखेंगे बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए। क्या कह रहा है, कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए। तो याद रखेंगे जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके, जो आपका कार्य होता है ये बल गुणा विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला लिखा जाता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। देखो, जब आप किसी वस्तु में बल लगाएंगे और उस वस्तु को, जैसे ये वस्तु है, हमने यहाँ पर बल लगाया, इसको धक्का करके कहाँ पर ले आए, यहाँ पर, तो जो इतनी दूरी इसने तय की इसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, बल लगाया और बल गुणा विस्थापन क्या होता है, तो आपका कार्य हो जाता है। तभी तो जब इस वस्तु को हम यहाँ तक लाएंगे, विस्थापन करेंगे और बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आपका पौधों से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, निम्न में से ऐसा कौन सा रसायन है जो आपका पौधा से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे जो आपका कुनैन होता है। क्या होता है, कुनैन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका मलेरिया की दवा के रूप में काम आता है। किसके, याद रखेंगे, ये रसायन जो है कुनैन ये किसके काम आता है, तो मलेरिया रोग जो हो जाता है इसकी दवा के रूप में काम आता है। मलेरिया की क्या होती है, ये दवा होती है। और ये बात करें किस वृक्ष से होती है, देखो पौधों से लिखा है तो याद रखेंगे एक सिनकोना का वृक्ष होता है। किसका, जो आपका सिनकोना होता है, सिनकोना के वृक्ष से क्या हो जाता है, इसमें मिलती है कुनैन की गोली, जिससे क्या बनती है, मलेरिया की दवा बनती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इंसुलिन तो याद रखेंगे ये आपके शरीर में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिस्मोग्राफ क्या मापता है। तो सिस्मोग्राफ के बारे में आप साथी याद रखेंगे, जो आपका सिस्मोग्राफ होता है ये आपका अर्थक्वेक मापता है। क्या मापता है, भूकंप मापता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अर्थक्वेक के लिए क्या होता है, आपका सिस्मोग्राफ होता है। इसके अलावा बात करें हवा की गति किससे मापते हैं, तो हवा की गति मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रख लेंगे, इसको जानते हैं हम एनीमोमीटर के नाम से। किसके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपका एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर, इसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे हवा मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, और रेनकॉक करके एक यंत्र होता है, रेनकॉक। ठीक है, रेनकॉक करके यंत्र होता है, उससे हम बारिश मापते हैं। और भूकंप किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोडा तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। मतलब साथी ऐसी कौन सी गैस है जिससे हम सोडा बना सकते हैं, तो याद रखेंगे जो आपकी CO2 है। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेंगे, जो आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपकी क्या काम आती है, तो याद रखेंगे सोडा बनाने में। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप कहते हैं डकार निकल रही है, पीने के बाद क्या होता है, रिलैक्स फील कर रहे हैं, हमारी क्या निकल गई, गैस। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आपके पेट में जाकर के यही बाहर आती है। ठीक है, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं हमें गैस की बीमारी, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी बहुत करती हैं। ठीक है, जो हमारी मम्मी करती हैं वो बार बार काली जो थम्सअप वगैरह होती है इसमें क्या होता है,
ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, इसलिए उनको जब पीने के बाद अंदर से डकारें आती हैं, तो वो डकारें आपकी गैस की नहीं होती हैं, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोई पेट में बनने वाली गैस की नहीं होती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और ये बहुत हानिकारक होती है शरीर के लिए, इसलिए बचिए कोल्ड ड्रिंक पीने से, ठीक है। चल, इसके अलावा याद रखेंगे सल्फर क्या होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, जो एसआई होता है इसको क्या कहते हैं, सल्फर के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका जो आपका संकेत होता है, संकेत। एसआई जो संकेत है ये किसका होता है, तो याद रखेंगे सल्फर का होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से किसे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे CO से। जो आपका CO होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन कैसा हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये अत्यंत जहरीली गैस होती है। ये आपकी क्या डीजल और पेट्रोल के जलने से बनती है। किसके, जो डीजल पेट्रोल जलता है, जब पेट्रोल जलता है, इसके जलने से कौन बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो हमारे वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है वगैरह, इनसे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। क्या कह रहा है साथी, याद रखेंगे। जो विद्युत प्रवाह होता है ये किससे मापा जाता है। बात करें विद्युत प्रवाह की, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको नाम होता है अमीटर। क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, अमीटर होता है, और इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अमीटर क्या होता है, तो याद रखेंगे जैसे आपका ये आपका जैसे घर है, और घर में आपका कनेक्शन है, तो उसमें क्या लगाएगा, मीटर लगाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। मीटर नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। और इसमें आपकी विद्युत मापी जाती है, ठीक है। इस तरह से कुछ लिख के आता है जिसमें आपके यूनिट बताए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, मीटर नहीं कहते हैं, ठीक है। जो आपके घरों में लगा है कनेक्शन वाला, वो अमीटर है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, हम विद्युत का मापन करते हैं। इसके अलावा वोल्ट मीटर क्या होता है, इसमें हम विभवांतर मापते हैं। क्या मानते हैं, क्या मापते हैं, जो आपका विभवांतर होता है वो आपका वोल्ट मीटर से। और एनीमोमीटर में क्या मापते हैं, अभी डिस्कस किया, जो आपकी हवा की गति होती है। क्या है, हवा की गति होती है, इसको किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्राथमिक रंग क्या है। तो प्राथमिक रंग में याद रखेंगे RGE, क्या, सॉरी RGB याद रखेंगे। अब याद रखेंगे इस तरह से RGB, ये ट्रिक मान लो, या फिर ये तीनों ही रंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, लाल नीला हरा, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू लाल हरा नीला, ये कैसे हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे, ठीक है। RBG कह सकते हैं, या फिर RGB कह सकते हैं, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन या रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। जो आपका लाल नीला और हरा रंग होता है, ये सारे के सारे प्राथमिक रंग होते हैं। और ये याद रखेंगे काला कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे काला कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश आपका जाने के बाद वापस कम मात्रा में आता है, इसलिए वो चीज़ हमें कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए आज से किसी को आप लोग काला नहीं कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सॉरी, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका में विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, याद रखेंगे। ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम विद्युत गृह कहते हैं, तो सभी याद रखेंगे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये किस नाम से जानते हैं, विद्युत गृह के नाम से जानते हैं, यानी कि ऊर्जा घर, ठीक है। ऊर्जा घर के नाम से कैसे जानते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लाइसोसोम की बात करें, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पाचन करना। क्या होता है, पाचन करना, इसका मुख्य कार्य होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और राइबोसोम के बारे में याद रखेंगे, इसमें DNA RNA की क्या होती है, संरचना विकसित होती है। इसके अलावा कह रहा है निम्न में से कौन मानव शरीर के माफी चाहते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। आप जूम कर लेंगे, थोड़ी से जूम नहीं, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से है, हार्मोन है, रंध्र है, या फिर ग्रंथि है। तो याद रखेंगे इनमें से जो आपका ग्रंथि होता है, क्या होता है, जो आपका ग्रंथि होता है, इसी का बड़ा रूप क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। क्या नाम होता है, तंत्रिका तंत्र। आपको ऑप्शन में ग्रंथि न मिले तो तंत्रिका तंत्र जरूर मिलेगा। जो मानव शरीर की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है, तो कौन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो CO2 की बात करें तो ये हवा में साथी आपकी 0.03 से लेकर के 0.04 तक होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। 0.03 से 0.04 तक, लेकिन आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा 0.3 से लेकर के 0.4, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यदि आप पहले इनके पॉइंट के बाद में एक 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका वातावरण है इसमें कितनी होती है, 0.03 से लेकर के 0.04 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो याद रखेंगे, या तो कह सकते हैं 23 जोड़ी। गुणसूत्रों की बात करें या तो हम 23 जोड़ी कह सकते हैं, क्या, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है।
जो आपके गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखेंगे या तो इसको हम 23 जोड़ी कह सकते हैं, इसके अलावा या फिर कह सकते हैं 46। क्या कह सकते हैं? 46। इनमें से एक मनुष्य और यानी कि मादा और पुरुष में एक गुणसूत्र पाया जाता है। एक्स जो होता है ये माता में पाया जाता है और जो आपका वाई होता है ये पिता में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। 22 तो दोनों में कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो 23वां होता है एक्स माता में होता है और वाई किस में होता है? पिता में होता है। और जो ये वाई गुणसूत्र है ये क्या करता है साथी? ये लिंग निर्धारण का काम करता है। किसका? लिंग निर्धारण का। यानी कि पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, ये किससे पता चलता है? ये पिताजी के वाई जो गुणसूत्र होता है, पुत्र या पुत्री की जानकारी किससे मिलती है? तो पिताजी के वाई गुणसूत्र से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की बात की जाए, मनुष्य में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो सभी याद रख लेंगे, जो आपकी मनुष्य में मांसपेशियां हैं उनमें लगभग 650। कितनी? 650। तो याद रखेंगे, आपको एग्जैक्टली याद रखना है तो 639 याद रख लेंगे। लेकिन वैसे आपको ऑप्शन यदि 650 के आसपास मिलता है तो याद रख लेंगे। यदि 640, 641, 642 मिलता है तो आप 639 ही याद लगा के आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनुष्य में कितनी मांसपेशियां? 639। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? तो याद रखेंगे, जो आपकी किडनी है, क्या किडनी है, इसकी मौलिक इकाई क्या होती है? किडनी की जो आपकी किडनी होती है साथी, याद रखेंगे, जो आपकी किडनी होती है सॉरी, जो आपकी किडनी होती है, किडनी की मौलिक इकाई क्या हो जाएगी? सॉरी, किडनी की आपकी मौलिक इकाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो याद रखेंगे नेफ्रॉन। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है? किडनी की मौलिक इकाई होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और नेफ्रॉन के अलावा हम बात करें न्यूरॉन की, किसकी? ये ऑप्शन आपको बी में क्या दिया है? न्यूरॉन दिया है। तो न्यूरॉन को याद रखेंगे, ये किसकी इकाई होती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूरॉन को याद रखेंगे। जो आपकी अभी हमने डिस्कस किया था तंत्रिका तंत्र, क्या होता है? ग्रंथि का बड़ा रूप क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन हो जाएगी और किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि साथी पसंद आया है तो आप सबसे पहले तो लाइक कर देंगे, यदि नए हैं तो चैनल को दोस्तों में शेयर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप दोस्तों में सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि क्या होगा, और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। आपने हमको 500 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचाया। ठीक है, आपको अब जल्दी एक खुशखबरी दी जाएगी क्योंकि हमने आपसे वादा किया था जैसे ही आपके 500 सब्सक्राइबर होंगे हम क्या करेंगे, एक खुशखबरी देंगे। तो ठीक है, याद रखेंगे। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।